स्वागत दोस्तों, आपका चैनल से सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव में खुलकर हार दिखाई देने लगी है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ ही पार्टी के दफ्तरों में जाकर जमकर छापेमारी की गई है दोस्तों और कई सारे कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। इस मामले को लेकर असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके के हार के संकेत मिल रहे हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों और किस तरीके से हंगामा मचाया गया है। और जैसे ही नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा के सांसद की शपथ दोस्तों, वैसे ही नीतीश कुमार के सामने लगने लगे नारे की जेडीयू का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बताएंगे जनता दल यूनाइटेड के अंदर से ईएम नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी का प्रत्याशी पहुंच गया सीधे टीएमसी के कार्यालय में, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मांग रहा था वोट। बताएंगे इसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों और एक एक करके चलेंगे आखिर सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम के अंदर 87% वोट डलना और उसके बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियों के घर पर छापे, कार्यालय पर छापे पड़ना साफ तौर पर भाजपा की असम के अंदर हार की बौखलाहट को दिखाता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए असम के अंदर वोट डाल दिए गए दोस्तों, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत था दोस्तों उसने सबको चौंका दिया। 87% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला दोस्तों और उससे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके के अंदर 90% 95% तक लोगों ने वोट डाला और ज्यादातर मुस्लिम आबादी यानी लोअर असम के अंदर भारी संख्या में लोगों ने घर से बाहर निकल कर वोट डाला दोस्तों। यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा बम्पर वोटिंग से बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार में वापसी की पूरी उम्मीद छिन्न भिन्न होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब बौखलाहट में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने जिन पार्टियों के साथ में गठबंधन किया था दोस्तों, उसमें कांग्रेस पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी असम जातीय परिषद के दफ्तर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है। आपको बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ के अंदर गाड़ा पानी इलाके के अंदर बड़ा विवाद हो गया दोस्तों, जब पुलिस की एक पूरी टीम बिना सर्च के वारंट के असम जातीय परिषद यानी इंडिया गठबंधन की पार्टी के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई के आवास पर, उनके घर पर और ऑफिस पर छापा मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे तनाव और झड़प की स्थिति पैदा हो जाती है दोस्तों। यानी सोचिए कि 5-6 घंटे ही हुए थे चुनाव पूरे हुए, लेकिन पुलिस की पूरी एक टीम बनाकर तलाशी करने के लिए भेज दिया गया दोस्तों। प्रदर्शनकारी भी मौके पर पहुंच गए, यानी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और अपने अध्यक्ष के यहाँ छापेमारी को लेकर जबरदस्त नाराजगी जताई गई दोस्तों। असम जातीय परिषद के नेता जिसमें चितरंजन बासुमतारी और ज्योति गोगोई शामिल थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूरे घटना के बारे में जिक्र किया दोस्तों। और असम के अंदर जातीय परिषद पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है दोस्तों और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है असम जातीय परिषद एजेपी पार्टी। और इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटें गठबंधन में लड़ने के लिए दी है। 10 में से 6 सीटें ऐसी है जहां पर एजेपी पार्टी जबरदस्त तरीके की दावेदारी दिखा रही है दोस्तों। ऐसे में एजेपी पार्टी के कार्यालय पर छापेमारी करके पार्टी के ऊपर केस चलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव में अगर हिमंता बिस्वा शर्मा बुरी तरीके से फंस जाते हैं तो छोटी पार्टियों पर दबाव बनाकर उनको साथ में लाकर जैसे तैसे सरकार बना ली जाए। यानी 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को डर लगने लगा है कि सत्ता उनके हाथ से निकल गई तो सीधा जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे दोस्तों। और जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि हिमंता के हाथ से सत्ता निकल चुकी है और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी के सहयोगी पार्टियों को परेशान करने के लिए सारी लिमिट पार की जा रही है दोस्तों। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सीट कहे जाने वाली गुवाहाटी सेंट्रल सीट पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार दमदार उम्मीदवार कुकी चौधरी को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद भाजपा और ज्यादा भड़क गई दोस्तों। और कुकी चौधरी को भी, यानी जो एजेपी पार्टी के उम्मीदवार है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा की बौखलाहट सबके सामने है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश के सामने लगे जमकर नारे हुआ ये कि आखिरकार नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को छोड़कर अब दिल्ली की राजनीति को अपना ही लिया है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिन नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं और शपथ ले लेते हैं। दिल्ली में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से हंगामा करना शुरू कर दिया दोस्तों। नीतीश कुमार के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए साफ कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री के पोस्ट पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा तो जनता दल यूनाइटेड का होना चाहिए। यानी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री नहीं रहना, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री रहे, भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। और जोर जोर से नारे लगाए गए दोस्तों और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को आगे करने की मांग की गई। कुछ लोग बोल रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कुछ लोग निशांत की पैरवी कर रहे थे और कुछ लोग संजय झा को मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे थे। और इस तरीके से लगातार नारेबाजी चल रही थी दोस्तों। ये सारा हंगामा नीतीश कुमार के सामने देखने को मिला है। या नीतीश कुमार के सामने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को छोड़कर मुख्यमंत्री
मंत्री के पोस्ट को छोड़कर एक सांसद केवल बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर आपसी विवाद और ज्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। जब नीतीश के सामने ये जोरदार तरीके का बवाल हुआ है तो या तो बवाल करवाया गया होगा या फिर अंदर खाने से आवाज उठ रही है जो कहीं ना कहीं जेडीयू को और ज्यादा आने वाले दिनों के अंदर तोड़ेगी। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान वर्धमान उत्तर सीट पर ठीक यही हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवार संजय दास प्रचार करते करते तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय कार्यालय पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहां पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर पैर छूकर बीजेपी के नेता समर्थन की अपील करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बार मौका दीजिए, इस बार जितवा दो। ये दृश्य जमार गांव में बुधवार का है दोस्तों, जहां पर संजय दास घर घर घूमकर लोगों से वोट की अपील कर रहे। रास्ते में तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस पढ़ने के बाद ऑफिस के अंदर ही चले गए दोस्तों। हालांकि इस तरीके से किसी विपक्ष के प्रत्याशी को किसी दूसरे पार्टी कार्यालय में जाकर वोट नहीं मांगना चाहिए, खासकर बंगाल के अंदर नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि बंगाल में पहले से ही मामला इतना गंभीर है दोस्तों कि दोनों पार्टियां बीजेपी और टीएमसी के बीच में जमकर झड़प देखने को मिलती है। ऐसे में अगर भाजपा का नेता टीएमसी के कार्यालय में जाएगा और बीजेपी के नेता के साथ मारपीट होगी तो आरोप टीएमसी वालों पर लगेगा। लेकिन बीजेपी के नेता जानबूझकर गए थे टीएमसी के दफ्तर में वोट मांगने के लिए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि वर्धमान उत्तर विधानसभा सीट टीएमसी की दावेदारी वाली सीट है और यहाँ पर जैसे तैसे स्थानीय नेताओं से बात करके बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं और जाकर घर घर जाकर अपील की जा रही है दोस्तों। लेकिन टीएमसी वालों ने कुछ ऐसा नहीं किया। टीएमसी के लोगों ने स्वागत किया, उन्होंने कहा कि वोट मांगने का सबको अधिकार है, आइए आप यहाँ पर आकर वोट मांग सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। यानी टीएमसी ने पूरी तरीके से स्वागत किया दोस्तों। क्या बंगाल में ऐसा हो सकता है कि टीएमसी का कोई नेता बीजेपी के कार्यालय में चला जाए वोट मांगने के लिए और भाजपा वाले कोई दुर्व्यवहार ना करे? ये एक देखने वाली बात रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बंगाल के अंदर 3 शहरों पर चल रहा है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चा। जो अपडेट है वो ये कि नीतीश कुमार के राज्यसभा के नेता के तौर पर शपथ लेने के बाद ये बात तय है कि वो जल्द इस्तीफा देंगे दोस्तों। ऐसे में बिहार के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें पहले जो नाम चल रहा था वो सम्राट चौधरी का आगे चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि महिला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में विचार विमर्श चल रहा है। ऐसे में दोस्तों श्रेयसी सिंह एक नाम है जो जमुई से विधायक है, उनको आगे किया जा सकता है, लेकिन क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा रमा निषाद का नाम है दोस्तों। महिला मुख्यमंत्री की अगर बातचीत चल रही है तो इसका मतलब इनका नाम भी आगे आ सकता है। रमा निषाद अति पिछड़ा समाज से आती है और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है दोस्तों, और उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। 35% अति पिछड़ा समाज के लोगों का वोट है, तो इक्वेशन समीकरण के आधार पर तो इनकी दावेदारी मजबूत है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी, और अगर बनाएगी तो क्या इनको आगे किया जाएगा जो अपने परिवार की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, यानी खुद से उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं किया है। एक और महिला नेता का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों, राज्यसभा की सांसद धर्मशीला गुप्ता को भी क्या आगे किया जा सकता है, जो वैसे समाज से आती है और अति पिछड़ा वर्ग का एक चेहरा है। हालांकि दरभंगा नगर निगम के चुनाव में हार गई थी, राज्यसभा इनको भेजा गया। दिल्ली की तर्ज पर बिहार में किसी वैश्य समाज की महिला को क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल होगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वैश्य समाज के लोग जमकर वोट करते हैं। और ऐसे में दोस्तों देखना यह होगा कि क्या वाकई इस समीकरण के बारे में सोच विचार किया जा रहा है। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रहे थे बीते दिन। दरअसल अपडेट यह है कि अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, उसमें से 3 राज्यों के अंदर चुनाव हो चुके हैं, बाकी 2 राज्य बचे हुए, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु बचा हुआ है दोस्तों। तमिलनाडु में तो 23 तारीख को वोट डाल दिए जाएंगे और 29 तारीख को बंगाल का चुनाव भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद 4 तारीख को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीते दिन सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। इंदिरा भवन के अंदर ये बैठक हुई दोस्तों। इस बैठक में प्रियंका गांधी नजर आ रही है, उनके साथ में इमरान मसूद नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कर्नाटका सिद्धरमैया नजर आ रहे हैं, डीके शिव कुमार नजर आ रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही सारे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है और ये कांग्रेस पार्टी का बैठक इसलिए दोस्तों क्योंकि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, उत्तर प्रदेश और पंजाब और गुजरात को लेकर दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये जो 5 राज्यों के चुनाव अभी हाल फिलहाल में हुए हैं और हो रहे हैं, उसमें से कांग्रेस का फोकस केवल 3 राज्य थे। एक तो पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी को वापस से सरकार बनाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना था। पार्टी ने पुडुचेरी के अंदर जमकर दावेदारी की, सरकार बनाने की कोशिश की। दूसरा पार्टी के लिए असम में एक बड़ा मुद्दा था दोस्तों। असम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ताबड़तोड़ लड़ाई लड़ी और बाकी 2 राज्यों के चुनाव बचे हुए हैं, जिसमें तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दूसरा बंगाल चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ एक सीटों पर लड़ रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए तमिलनाडु और बंगाल अब लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो पहले से ही मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वहां पर ज्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही है। इस पर अलग तरीके की प्रतिक्रिया है दोस्तों। लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक का मतलब ये होता है कि राहुल गांधी आगे के
के जो चुनाव होने वाले उस पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें AIMIM के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। दोस्तों जो अपडेट है वो ये की बंगाल के अंदर AIMIM के तीन उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों करंदीघी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे महबूब आलम का नामांकन रद्द किया गया है। इसी तरीके से AIMIM के उम्मीदवार सबीना यास्मीन का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। अब्दुल करीम का भी नॉमिनेशन रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो ऐसे में इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को फायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि AIMIM जहां जहां उम्मीदवार उतारती है वहां पर मुस्लिम वोट अपने साथ में वो लेकर जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान झेलने को मिलता है। दोस्तों हालांकि MIM काफी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सारी सीटों पर चुनाव लड़कर नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन जो कम सीटें भी लड़ रहे हैं उस सीटों को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का बी टीम चला रहे थे हुमायूं कबीर। दोस्तों जब इस बात का खुलासा होता है तो उसके बाद हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी पार्टी से MIM ने अपनी दूरी बना ली। दोस्तों इसके बाद अब हुमायूं कबीर को एक और तगड़ा झटका लगा जब उनके पार्टी के अध्यक्ष ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों और AJUP के पोस्ट से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि हम मिलकर काम नहीं कर सकते, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो बी टीम बनाई गई है हुमायूं कबीर के साथ मिलकर उसका हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, और इसीलिए इनकी पार्टी के अध्यक्ष खोबाएम आमीन ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों खोबाएम आमीन के इस्तीफे के बाद जो कोशिश कर रहे थे हुमायूं कबीर दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो गया, और AIMIM ने भी अपना गठबंधन वापस ले लिया है हुमायूं कबीर की पार्टी से। तो ऐसे में पूरी तरीके से तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर अमित शाह से जब यह पूछा गया कि क्या आप लोगों ने मिलकर हुमायूं कबीर को खड़ा किया है, क्या आप लोग मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए ममता बनर्जी को हराने के लिए इस स्तर पर उतर आए हैं कि ये बाद में दावा किया जाता है कि उनको 2000 करोड़ का वादा किया जा रहा था और बीजेपी उप मुख्यमंत्री बनाने वाली थी। अगर ममता बनर्जी को हराकर भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल में बन जाता तो क्या आप लोगों ने ये जानबूझकर साजिश की थी? इसके बाद जो बातें सामने आई है दोस्तों उसमें कहीं भी अमित शाह इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि आखिर हुमायूं कबीर थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, इन्होंने चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर ही लड़ा था दोस्तों। इसके बाद अमित शाह कहते हैं कि उनके साथ हमारी बातचीत हो ही नहीं सकती, वो दक्षिण पोल है तो हम उत्तर पोल है, यानी अगर वो साउथ पोल है तो हम नॉर्थ पोल है और दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते। इसके बाद अमित शाह दावा करते हैं कि उनके साथ मिलकर काम करना या विपक्ष में बैठना, हम लोग तो 20 साल तक विपक्ष में बैठे रहेंगे लेकिन उनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। दरअसल दोस्तों ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह की हुमायूं कबीर से बीजेपी की दूरी है दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि हुमायूं कबीर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी दोस्तों और 2019 में लोकसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा भी गया था। लेकिन अब भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें वाराणसी के अंदर यानी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। घर में ही बंदी लगा दी गई क्योंकि वो पुतला फूकना चाहते थे और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने वाले थे दोस्तों। लेकिन उससे पहले ही पुलिस घर पर पहुंच जाती है, जो हर बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी पुतला फूकने के कार्यक्रम को रोकने के लिए पुलिस वाले भेज दिए गए। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का निर्देश था कि वाराणसी के महानगर और जिला कमेटी के लोगों के द्वारा पुतला फूका जाना चाहिए दोस्तों। ऐसे में मुख्यमंत्री का पुतला फूके जाने की तैयारी के बीच में हाउस अरेस्ट करके पूरा खेल बिगाड़ने की कोशिश की गई है दोस्तों। इस पर कांग्रेस पार्टी भड़कते हुए कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दूर दूर तक कहीं कोई लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है, जहां मन करता है वहां पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं दोस्तों। छोटा सा भी विरोध होता है तो उसको रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिए जाते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ जज साहब को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। जस्टिस यशवंत वर्मा जिनको इस बात को लेकर पकड़ा गया था, उन पर जांच पड़ताल भी हुई थी दोस्तों की उनके घर से कैश के बंडल मिले हैं, जले हुए कैश के बंडल मिले हैं। ये उनको साबित करने के लिए बोला गया कि आप साबित करिए कि आपका है या नहीं है, और जांच पड़ताल की गई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोषी पाया गया दोस्तों। इसके बावजूद जज को पोस्ट से नहीं हटाया गया, लेकिन अब जाकर बीते दिन जज ने आखिरकार दबाव में आकर अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया था और किसका पैसा था, और जिस व्यक्ति ने भी पैसा दिया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा एक नेटवर्क देखना चाहिए कि आखिर जजों के पास इतने पैसे आते कहां से है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नाराज है दोस्तों क्योंकि मार्केट को चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर चलाया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आता है मेरठ से जुड़ा हुआ, जहां पर मेरठ में मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में के नारे लगाए जाते हैं दोस्तों, जिस पर ADM साहब भड़क जाते हैं, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भड़क जाते हैं दोस्तों और कहते हैं कि सरकार विरोधी नारा नहीं चलेगा, आप सपा वाले हैं क्या? इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि क्या अब हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी नहीं लगा सकते? नारा तो बीजेपी सरकार के विरोध में था, लेकिन ADM साहब इस पर क्यों भड़क रहे हैं?
दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पर वीडियो आया दोस्तों। इसके बाद लोग बोल रहे हैं कि अब अधिकारियों को भी आगे किया गया है ये देख रेख करने के लिए कि कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल ना खड़ा करे। इससे गंभीर क्या हो सकता है मामला दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा कि एक अधिकारी बता रहा है कि कौन सा नारा लगाना या नहीं लगाना। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। महिला का सम्मान बीजेपी के नेता कर नहीं पा रहे हैं और महिला आरक्षण देने को लेकर विशेष सत्र बुलाने की बड़ी बड़ी बातें चल रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता से बातचीत करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे गांव में ना रोड है ना लाइट है ना ही शुद्ध हवा आती है। इस पर बीजेपी के सांसद बोलते हैं कि तुम चुप रहो, सभ्यता सीखो। एक जागरूक महिला मजबूती से सवाल पूछ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेश मिश्रा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों और धमकियां दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद भरी भीड़ में महिला को सभ्य होने सभ्यता सीखने के लिए हिदायत दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद को लगा कि एक महिला सवाल कैसे पूछ सकती है, इतनी सशक्तिकरण कैसे देश के अंदर आ सकती है, इसलिए सभ्यता की चादर से जरूरी सवाल को ढका जा रहा है। फिर भीड़ में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसद के समर्थकों ने महिला को ही उल्टा फटकार लगानी शुरू कर दी दोस्तों। बीजेपी का नेता कहता है कि इतनी सशक्त कैसे हो सकते हो, यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता महिला से सभ्यता सीखने की बातें कर रहा है, जबकि महिला एकदम सिंपल सा सवाल पूछ रही है जिसका जवाब बीजेपी के सांसद के पास नहीं था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई ने बोला कि बीजेपी के सांसद को लगा कि एक महिला सवाल कैसे उठा सकती है, इतनी सशक्त कैसे हो सकती है, इसलिए सभ्यता की चादर से जरूरी सवालों को ढक दिया जाए, भरी भीड़ में उसका मनोबल तोड़ दिया जाए। दरअसल बीजेपी में इस बात की ट्रेनिंग होती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जनता के सवालों का जवाब नहीं देना, यानी जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार बीजेपी के लोग करते हैं। बातें खुलकर सबके सामने आ गई है। अगर आप भी मानते हैं कि जवाबदेही भाजपा के एक एक नेता की तय होनी चाहिए, 12-15 साल से सरकार में बैठे हैं दोस्तों, साथ ही साथ कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं दोस्तों जो खुलकर अब जुडिशियल सिस्टम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल कहते हैं कि कैश कांड के विवाद के बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा दिया है। कुछ दिन पहले उनका दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही थी। उनके सरकारी आवास से 15 मार्च 2025 को जले हुए अध जले नोट मिले थे दोस्तों। और सवाल यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पैसा किसका था। पत्रकार दीवान कहते हैं कि मेरा सवाल है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का पैसा किसका था और क्या इस पर्दे से इस बात से पर्दा हटेगा और पता चलेगा देश की जनता को कि आखिर ये पैसे किसके थे और किस लिए दिए गए थे, और इतनी बड़ी संख्या में जो पैसे इकट्ठा हुए हैं आखिर उसका क्या राज है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि काफी गंभीर मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमित शाह ने एक बयान दिया दोस्तों। अमित शाह कहते हैं कि ममता भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसके बाद लोगों की परेशानी की परवाह नहीं करती है ममता बनर्जी। पलटवार करते हुए कहती है कि सांप पर भरोसा कर लेना बंगाल के अंदर, लेकिन एक व्यक्ति पर भरोसा मत करना और वो है बीजेपी वाले। भाजपा वाले बंगाल को भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह बर्बाद कर देंगे। अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के अंदर देवरा जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया कि ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती हैं, बल्कि अभिषेक बनर्जी को जैसे तैसे मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बिठाना चाहती है। और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के टेटुलिया में रैली को संबोधित कर रही थी और कहती है कि भाजपा और सांप में से अगर चुनने का मौका मिले तो हमेशा सांप को चुनना। बीजेपी वाले सांप ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में दोस्तों भरोसे का घोषणा पत्र ये नाम बीजेपी ने दिया है और भाजपा 10 बड़े ऐलान करते हुए बेरोजगारों के लिए 3000 रुपए सहायता राशि देने का भी ऐलान कर रही है। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता हनुमंत राव ने एक बयान दिया दोस्तों। ने कहा कि सीडब्ल्यूसी को ओबीसी प्रतिनिधित्व को लेकर भी डिस्कस करना चाहिए, सवाल इकट्ठा करने चाहिए और उस सवाल के इर्द गिर्द देश के अंदर अब बहस और चर्चा होनी चाहिए दोस्तों। महिला आरक्षण को लेकर 17, 18, 19 तारीख को बुलाई जा रही बैठक के बीच में कांग्रेस पार्टी अब ओबीसी समुदाय का मुद्दा भी उठा सकती है दोस्तों। ओबीसी समुदाय के रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें असम के अंदर 46 उदलगुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन डायमरी के खिलाफ भांगागढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है दोस्तों, जिन्होंने मतदान यानी वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया दोस्तों और इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से। शिकायत में डाईमारी पर धोखाधड़ी, आपराधिक और विश्वासघात और मानहानि का आरोप लगाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी की धनराशि से कथित तौर पर 30 लाख रुपए स्वीकार किए, लेकिन सार्वजनिक रूप से चुनाव में खर्च नहीं किए गए। और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जीतने की उम्मीद भी काफी ज्यादा थी दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद ये व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को एक दिन पहले छोड़कर चला जाता है। साथ ही साथ
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ टी जीवन रेड्डी जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उन्होंने बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों इस कदम को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सबके सामने बताया है। उन्होंने जगतियाल में रेड्डी के आवास पर जाकर व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। दोस्तों मंत्री रह चुके अनुभवी राजनीतिज्ञ है रेड्डी और पार्टी से उनकी नाराजगी काफी ज्यादा थी। दोस्तों ऐसे में रेवंत रेड्डी एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो कांग्रेस पार्टी को कई सारी सीटों पर चुनाव जितवा रहे, चाहे उपचुनाव हो या फिर पंचायत का चुनाव हो। तो ऐसे में उनका लगातार कद बढ़ता चला जा रहा है और रेवंत रेड्डी पूरी कांग्रेस को यहाँ चलाते हैं दोस्तों। इसीलिए कहीं ना कहीं कई सारे नेता हैं जिनको अब उम्मीद नहीं है कि उनको पार्टी में पूछा जाएगा, तो अब उसके बाद अब ये अलग होकर इस्तीफा भी दे रहे हैं और विरोधी पार्टी बीआरएस पार्टी के साथ में दिखाई भी देने लगे हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इसे बीआरएस पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी या फिर बीआरएस पार्टी को अब कोई मजबूत नहीं कर सकता? पार्टी इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी है और अब केटी रामाराव के कब्जे में आ गई है जो जैसे तैसे पार्टी चलाना चाहते हैं। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।